आज सुनिए सुपरिचित कथाकार निर्देश निधि की लिखी हुई कहानी प्रश्न तो वहीं खड़ा है। निर्देश निधि जी एक प्रबुद्ध व प्रसिद्ध कवयित्री व कथाकार हैं। प्रस्तुत है कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। कोई भी युद्ध किन्हीं भी परिस्थितियों में जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। ये तो प्रकृति का षड्यंत्र है। उसकी फूट डालो और राज करो की नीति, जिसके तहत वो इंसान को आपस में लड़वा कर खुद सुपर बनी रहती है। यही था बिज्जी के लिए मेरे द्वारा लिखी गई डिबेट का आरंभ। विषय था युद्ध, पक्ष या विपक्ष। भले ही मैं भारतीय सेना के कर्नल की पत्नी हूँ, पत्नी ही क्या, फौजी की भतीजी और पोती भी हूँ, पर युद्ध के सदा विरोध में ही खड़ी हो जाती हूँ। कौन जाने इसमें मेरे जोडियक साइन लिब्रा का दोष है, जो खून खराबे से घृणा करवाता है, या फिर पति की सुरक्षा की फिक्र। मेरे पति कर्नल विक्रांत सिंह की नज़र स्नान करके कपड़े पहनते पहनते बिज्जी की कॉपी पर पड़ गई। वे मुझे घूर कर देखते हुए बोले, क्या सिखा रही हो शैला एक कर्नल के बेटे को? ये कैसी फिलॉसफी है कि किसी भी परिस्थिति में युद्ध जायज़ होता ही नहीं? संत ही बनाकर छोड़ोगी क्या इसे? प्लीज़ शैला, कम से कम बिज्जी को नहीं, चेंज करो इसे उसके स्कूल जाने से पहले। अरे अरे क्या, भूलो मत शैला कि तुम भारतीय सेना के शौर्य भरे कर्नल विक्रांत सिंह की बहादुर पत्नी हो, वे गर्व से बोले। अच्छा, ये तो मुझे आज ही पता चला कर्नल साहब, मैंने विनोदपूर्ण स्वर में कहा। ये कोई मजाक नहीं है शैला, अपनी फिलॉसफी और क्या कहते हैं वो, अपनी ये सो कॉल्ड ह्यूमैनिटी अपने साहित्य और एनजीओ के लिए बचा कर रखो, युद्ध और सेना जैसे सेंसिटिव विषयों के लिए नहीं, प्लीज़। आखिर तुम ऐसे कैसे लिख सकती हो? तुम्हारी रगों में भी खून तो मार्शल रेस का ही है। रेसिज्म? बेशक, ये तो एंशियंट टाइम से है। एंशियंट टाइम से अगर कोई विसंगति चली आ रही है तो वो होती ही रहनी चाहिए कर्नल साहब। क्या शब्द बोला तुमने? हाँ, विसंगति। ये कोई विसंगति नहीं है, बस अलग अलग टाइप के लोग, अलग अलग टाइप का काम। बुराई है ही क्या इसमें? हमारे लिए तो राष्ट्रपिता की ये सीख भी कि कोई एक गाल पर चांटा मारे तो उसके आगे दूसरा गाल भी कर दो 100% बेमाने हैं। कम ऑन शैला, चेंज इट। मेरी बात बीच में ही काट कर बोले विक्रांत, और हुक्म की तामील हो के अंदाज से मेरी तरफ देखा, जैसे लेखन और ह्यूमैनिटी का सेंसिटिविटी से कोई नाता ही ना हो। इतनी जल्दी कैसे हो पाएगा? मैंने बदल भी दिया तो वो क्या बोल पाएगा? तो इस बार छोड़ो डिबेट, अगली बार बोल लेगा, अपनी कर्नल वाली आदेशात्मक टोन में कहा था उन्होंने। उनके पीछे खड़े बिज्जी ने उन्हें पुकारा और लूज पेपर्स पर कुछ लिखा हुआ दिखाते हुए बोला, डोंट वरी डैड, मैंने पहले ही ठीक कर लिया, मॉम को बताया नहीं, मैंने सोचा उन्हें परेशान क्यों करूं। शाबाश मेरे शेर, गॉड ब्लेस यू। दिखाओ तुमने क्या लिखा। और वो बिज्जी का लिखा देखकर एक आश्वस्ति भरी मुस्कान मुस्कुराए और गौरवान्वित होकर मुझ पर कमेंट करते हुए मेरी तरफ देखकर बोले, देखो इसने कितना बढ़िया तैयार किया है, तुम क्या सिखा रही थी इसे? उनकी इस बात पर कुछ बोल नहीं सकी थी मैं। शैला, तुम घर गृहस्थी के चक्कर में शायद भूल गई कि तुम्हारे पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है। सी सर्टिफिकेट के साथ कोई भी कैडेट आर्मी में CSUO यानी कंपनी सीनियर अंडर ऑफिसर की पोस्ट पा सकता है, अर्ध सैनिक बलों में जा सकता है, तमाम नौकरियों में 10% बोनस मार्क्स पा सकता है। पंडित हृदय नाथ कुंजरू ने एनसीसी की स्थापना की सिफारिश यूं ही तो नहीं की थी शैला, एक तुम हो कि। ओहो, आपने तो पूरा इतिहास ही सुना डाला जरा सी बात पर। मैं थोड़ा झुंझलाई। और हाँ, तुम्हारी कैप में एक फेदर और भी है, याद दिलाता हूँ, तुम्हारे पास रीजन की बेस्ट शूटिंग कैडेट का सर्टिफिकेट भी तो है एनसीसी का। शूटिंग में गवर्नमेंट का अच्छा खासा पैसा खर्च होता है शैला, पता है तुम्हें? फूलों पर उड़ती तितलियां मारने के लिए नहीं करती सरकार इतना खर्चा। हाँ हाँ, सब पता है, मैंने थोड़ा और झुंझलाकर कहा। अभी के लिए बस एक आखिरी बात, इतने सोल्जर्स फ्रंट पर नहीं मरते शैला जितने सिविलियंस हर साल रोड्स पर मारे जाते हैं। इसके उत्तर में भी मैं चुप ही रही थी। मैं कुछ नहीं थी। ट्राटस्की का ये कथन भी नहीं कि हो सकता है युद्ध में आपकी रुचि ना हो, किंतु युद्ध की आप में सदा से ही रुचि रही है, यानी वही प्रकृति का षड्यंत्र।
पर एनसीसी की कैडेट रीजन की बेस्ट शूटर शैला खुद में अकेली थी। अब विक्रांत से 2 किशोर बेटों और एक बेटी से गुथी हुई शैला ठीक वैसी ही कैसे रह जाती भला? ये विक्रांत कैसे समझते? मैं डाइनिंग की तरफ चली तो नन्ही सी ईष्टा वायरलेस पर बातें करने की एक्टिंग करती हुई कह रही थी, मैं जाऊंगी ही क्यों दुश्मन के पास, मैं तो दूर से उड़ा दूंगी उसको कैनन से। उसके तो बचपन से खिलौने ही टैंक और तोप यानी आर्टिलरी वेपन्स थे। डर ही निकल गया है बच्चों के दिमाग से हिंसा का। मैं अपनी धुन में बोलती हुई डाइनिंग की तरफ जा रही थी कि विक्रांत की आवाज़ ने रोक लिया। रुको शैला, क्या बोला तुमने? हिंसा? युद्ध को हिंसा कहती हो तुम? विक्रांत असहज होकर बोले। हाँ, है तो हिंसा ही। जिस संस्कृति में आक्रामक शब्दों और विचारों तक को हिंसा की श्रेणी में गिन लिया जाता हो, वहाँ युद्ध का नाम दे देने से हिंसा प्रेम तो नहीं बन जाती ना कर्नल साहब। कहकर मैं डाइनिंग की ओर चली गई। अन्यथा वाकई था तो यह एक अंतहीन बहस का मुद्दा, जिसे विक्रांत के सामने से हटकर तब तक के लिए टाल दिया था मैंने। मेरे बड़े फूफा जी भारतीय सेना की गोरखा रेजिमेंट में थे। वही गोरखा रेजिमेंट जिसके लिए भूतपूर्व भारतीय सेना प्रमुख फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ कहा करते थे कि अगर कोई कहता है कि वो मौत से नहीं डरता तो या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर गोरखा है। हिटलर तो और भी आगे की बात कहता था। अगर उसे गोरखा रेजिमेंट मिल जाए तो सारी दुनिया पर उसका राज होगा। फूफा जी भी खुद के गोरखा रेजिमेंट में होने को अपना मान समझते थे। इसी मान के साथ वे पूर्वी पश्चिमी 2 फ्रंटों पर लड़े जाने वाले 1971 के युद्ध में शत्रु सेना के विरुद्ध भारत के पूर्वी फ्रंट पर लड़े थे। भारतीय सेना ने 3 दिसंबर से लेकर 16 दिसंबर तक सिर्फ 13 दिनों के अल्पकालिक युद्ध में शत्रु को बुरी तरह धूल चटाई थी और उस युद्ध में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे ज़्यादा सैनिकों लगभग 93,000 का एक साथ सरेंडर कराए जाने का रिकॉर्ड बना था। कहते हैं कि फूफा जी ने उस युद्ध में तकरीबन 42 शत्रु सैनिकों को अकेले ठिकाने लगाया था। पर हुआ क्या? सीज फायर होने से ठीक एक दिन पहले किसी एक शत्रु सैनिक की गोली सीधी उनका फौलादी सीना भेद गई। कई बार सोचती हूँ कि लाइफ में सब कुछ अगर इतना रैंडम है तो फिर हार जीत के भी मायने हैं ही क्या? हार जीत के मायने और परिणाम जो भी हों, पर मेरी 16 बरस की मासूम किशोरी बड़ी बुआ के सकल व्यक्तित्व पर पूरी तरह युवावस्था आने से पहले ही वैधव्य अपने क्रूरतम रूप में चढ़ बैठा। जो मुआवजा उसके लिए फूफा जी की शहादत पर मिलना तय हुआ था, एक तो उसे पा सकने में ही छक्के छूट गए थे। आधे से ज़्यादा तो सरकारी लोग ही उड़ा गए किसी न किसी बहाने। जो मिला था भी वो घाघ ससुर देवर जेठों के होते मेरी मासूम बुआ के पल्ले पड़ता भी तो कैसे भला। मुआवजे की बात तो खैर इतनी एक तरफा भी नहीं थी। उसी गांव के शहीद राजवीर त्यागी, जो अपने अपाहिज पिता और बूढ़ी हुआई माँ का एकमात्र सहारा था, कि पत्नी उसकी शहादत के बाद उसके बूढ़े माँ बाप को एक एक रोटी का मोहताज छोड़कर सारा मुआवजा अपनी जेब के हवाले कर चलती बनी थी। वो दबंग परिवार से जो थी। इधर मेरी बड़ी बुआ को तो उसके ससुरालियों ने घर की परिचारिका ही बना छोड़ा था, ये भूलकर कि वो एक फौजी की बेटी थी। मेरे फौजी चाचा और मेरे किसान पिता दोनों जाकर बहन को वापस ले आए। फिर कभी ससुराल के गांव की तरफ मुंह करके भी ना बैठने दिया। कह दिया कि मुआवजे की मोहताज नहीं है हमारी बहन। पर उस कच्ची उम्र पर ऐसा पक्का दुख चढ़ बैठा कि उसके होंठ कभी मुस्कुरा ही ना सके। दादी उसकी सखी सहेलियों को बुला बुला कर लाती उसका दिल बहलाने को। उसके लिए तरह तरह के कपड़े सिलती, उसकी पसंद के पकवान बनाती, पर वो कभी ना मुस्कुराई। सहेलियाँ उसे गीत सुनाती, चुटकुले सुनाती, वो सब पचा जाती बिना मुस्कुराए। एक दिन सहेलियों की जिद पर गीत सुनाने को राजी हो गई और उसने अपनी सूनी आंखें आसमान पर टिकाकर जब अपना ही लिखा गीत गाया। ए देश के सिपाही, आज से और अभी से लिखा रहेगा, वीरान मस्तक पर मेरे चिर मौन साधे, बंद बक्से में तुम्हारा लौट कर आना, ए देश के सिपाही। तो उसकी सारी सहेलियां सहित दादी भी जार जार रोईं, पर वो खुद हमेशा की तरह पत्थर बनी बैठी रही, आकाश पर अपलक आंखें टिकाए खाली आंखों से अपने खो गए साथी को खोजती। फिर कभी ना सहेलियों ने गाया, ना उससे गाने की जिद की। युद्ध का सबसे पहला और भयावह वही परिणाम देखा था मैंने अपनी अबोध आँखों से।
भले कभी बाद में बुआ की आंखों का वो सूनापन उनकी खुशगवार जिंदगी ने निकाल फेंका हो, पर मेरे मन की भीत पर उनकी वे सूनी आंखें किसी ढीठ की तरह हमेशा छपी रहीं। भारतीय सेना में सूबेदार मेरे दादा बहुत ही प्रगतिशील विचारों के थे। 62 का युद्ध लड़ा था उन्होंने। अपने शरीर पर 6 गोलियां खाकर भी जीवन जीत गए थे। भले ही महीनों अस्पताल में पड़े रहे, पर साबुत लौटे थे सेना में वापस, और रिटायरमेंट तक नौकरी पूरी की थी। वे बड़ी बुआ को देख देख अपने नसीब को कोसते रहते। फिर एक दिन बड़े हृष्ट पुष्ट लड़के के साथ घर आए और बड़ी बुआ को पानी देने के बहाने बुलाया। लड़के ने कनखियों से बड़ी बुआ को देखा। दादाजी और उसके बीच कोई नामालूम इशारा हुआ और महीने के भीतर भीतर बड़ी बुआ ब्याह कर अपनी नई ससुराल भी चली गई। छोटी बुआ के ब्याह से पहले पहले बड़ी बुआ का दूसरा ब्याह विशेष बात नहीं थी। विशेष बात तो ये थी कि दादाजी जिसे लाए थे वो हृष्ट पुष्ट लड़का भी फौज में ही था। मेरी दादी ने फौजी से बुआ के दूसरे ब्याह का बहुत विरोध किया था। दादाजी से बहुत बहस की थी। मैं फौजी से ना ब्याहूँ अपनी छोरी, दोबारा करम फोड़न को। जो दूसरे ब्याह को कलंक लगाए रहे हो, कोई किसान फिसान देख ले हो। इस पर दादाजी ने दादी को खूब समझाया था। देख भगवान, पहले तो अपनी सोच को सुधार। छोरी को दूसरो ब्याह कोई कलंक ना होवे। दूसरी बात ये कि मैंने तो जंग भी लड़ी, मैं मरो कहा। बस जय कसर रह गई है, जाए भी पूरी कर लो। दादी झुंझला कर बोली थी। जंग में 6-6 गोली खाए के वो तेरे सामने खड़ा हूँ, मतलब जे कि जाकी जितनी लिख गई उतनी तो वह पूरी करे गोई। नहीं तो डालचंद के जवान जहान बेटे को देख लो। पर के बरस की तो बात है, बिना आंधी तूफान अच्छी खासी खड़ी खड़ाई दीवारें गिर पड़ी वाके ऊपर और मिनट ना लगी दम तोड़वे में। जंग में मरतो तो शहीद कहला, तो अब का मिलो ढेढ़स। तो मेरो कहने को मतलब यही है कि बावेला मचावे की जरूरत नहीं है, होन दे जा कामे। और दादी चुप होकर बैठ रहीं। दूसरी बार बुआ भाग वाली निकली और फूफा जी अपना कार्यकाल पूरा कर बाकायदा एक पेंशनर की हैसियत से लौटे थे गांव। दादाजी को तो देश के सिवा और कुछ दिखता ही न था। वे अपने दोनों बेटों को सेना में ही भेजना चाहते थे, पर अकेले चाचा ही जा पाए थे। मेरे पिता फिजिकल में बाहर कर दिए गए थे। बरसों तक इसका दुख सालता रहा था बाप बेटे दोनों को। चाचा सन 71 के युद्ध के दौरान घायल अवस्था में 13 दिन लापता रहे थे। खून बह बह कर थम गया। कभी दुश्मन की लाशों के ढेर के बीच, तो कभी किसी नाले के पास पड़े रहे। उनके ट्रंक में उनका सारा सामान उनकी शहादत की खबर के साथ घर आ गया था। दादी, माँ और मेरी युवा चाची की हृदय विदारक चीखें मेरे मन में नासूर सी बन गई थीं। मैं न सोती थी न जागती थी। कानों में उन तीनों का विलाप 24 घंटे बजता रहता। ये था युद्ध का दूसरा भयावह परिणाम जो मैंने सहा था। मेरे मन में बस यही एक प्रश्न उभरता कि युद्धों की क्या ज़रूरत है? युद्ध होते ही क्यों हैं? आपस में बैठकर क्या मसले सुलझाए नहीं जा सकते? दुनिया भर का खुद को शिक्षित सभ्य समाज बताने का दावा और ऐसी बर्बरता। ये विरोधाभास मुझे पचाए नहीं पचता था। दादी मेरी जिज्ञासा का समाधान करती, महाभारत की कथा सुनाती और कहती, जे तो आदमी के हक की लड़ाई होते लाड़ो, जाए तो नंद के लाला भी न टाल पाए। लड़ाई तो आदि युग से चली आ रही बेटी। अप्रत्यक्ष रूप से वो बुजुर्ग क्षत्राणी भी युद्ध का पक्ष ही ले लेती, उसे आवश्यक बताती। वो खुद का एक बहादुर फौजी की बहादुर पत्नी होना सिद्ध करती। मैं फौजी से बुआ के दूसरे ब्याह का विरोध करने वाली दादी का यह रूप अवाक ताकती ही रह जाती। बस सब रो पीट कर बैठे रहे थे कि अचानक कैजुअल्टी यूनिट से फ़ोन आया कि लेफ्टिनेंट करण सिंह जीवित हैं। घर में खुशी की ऐसी लहर आई कि किसी के पांव धरती पर पड़ते ही ना थे। चाचा एक हाथ गंवा कर ही सही, पर घर वापस लौट आए जिंदा। एक हाथ गंवाने का मलाल तो उन्हें उतना नहीं था जितना वापस सेना में नहीं जा सकने का। चाचा के लौट आने पर भी मेरे अबोध मन पर लगा वो 13 दिनों का सदमा किसी धवल वस्त्र पर जंग के दाग सा बना रहा था। सदमा भले बीत गया हो, पर उसके अक्स मेरे मानस पटल पर सदा छपे रहे और मैं युद्ध के नाम पर कभी सहज या निरापद तो कभी नहीं हो सकी। मैं गांव के पड़ोसी कस्बे से इंटर पास करके दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी। वहां पढ़ते पढ़ते अपनी किस्मत में फौजी मैंने खुद लिख लिया था। विक्रांत से मैं अपने कॉमन फ्रेंड समीर की पार्टी में मिली थी और फिर इतना मिली कि हमेशा के लिए ही मिल गई। विक्रांत की चुंबक सी पर्सनालिटी
और भीतर तक समा जाने वाली आवाज़ के सम्मोहन ने मुझे कुछ इस तरह गिरफ्त में लिया कि मैं खुद को उनसे छुड़ा ही नहीं पाई। फौजियों के घर पली बढ़ी, फौजी के साथ ब्याह कर आई, दो दो फौजियों की माँ, फिर भी मैं युद्ध विरोधी? हाँ, हूँ तो हूँ। वैसे भी फौजी होने का अर्थ खालिस युद्धक मशीन होना ही तो नहीं होता ना। 3 बच्चों में से एक परम ही है जिसने अपना कैरियर मेडिकल को चुना। बिज्जी यानी विजयंत और ईष्टा ने सेना की कमान संभाली। बिज्जी को तो मैं चाहकर भी सेना में जाने से नहीं रोक सकती थी, भले ही उसे मैंने अधिकांशतः विक्रांत की अनुपस्थिति में अकेले क्यों न पाला हो, पर वो प्रभावित हमेशा विक्रांत से ही रहा। इस वक्त ये सब बताते हुए मेरी आंखों में छोटा सा बिज्जी चुपके से तैर गया है। बिज्जी, ए बिज्जी, बहुत हो गए तेरी हाँ हूँ, अब खाना खा ले बेटा। मैंने बिज्जी को डाइनिंग रूम से ही पुकारा। नहीं मम्मा, अभी एक दुश्मन और बचा है। ध्यान से सुनो, उसकी सांसों की आवाज़ आ रही है। वो मेरे बंकर के पीछे ही है। पहले इसे फिनिश करना है। तो फिर जल्दी फिनिश कर, खाना ठंडा हो रहा है। अलर्ट होकर करना होगा ना मम्मा, इतना इजी है क्या दुश्मन को फिनिश करना? खाना रख दो, मैं ठंडा खा लूँगा। इस पर तो छोटे से लेकर बड़े तक सबको देशभक्त का जुनून सवार है। बड़बड़ाती हुई मैं बिज्जी की ओर गई। छोटे से बिज्जी ने नकली बंकर बनाए हुए थे, मेज के नीचे सेफ के पीछे। भारत पर अनचाहे कई कई युद्ध थोप चुके पड़ोसी देश के असली सैनिक को विजुलाइज करता हुआ उन्हें मार गिराने की एक्टिंग कर रहा था। मैं भविष्य के लिए डरती, संसार के लिए डरती कि इसे नाम कोई भी क्यों ना दे दूं, देशभक्ति कह लूं या कृष्ण के अनुसार अपने अधिकारों के लिए लड़ा गया धर्म युद्ध, पर अंततः तो होती है एक तरह की हिंसा ही है। इसकी सभ्य सुसंस्कृत समाज में कोई आवश्यकता होनी ही क्यों चाहिए? और फिर वही डर कि इस हिंसा ने मेरे भी मासूम बच्चों के दिलों में घर बना लिया था। 12th के साथ ही बिज्जी का सिलेक्शन नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी एनडीए में हो गया। बिज्जी अब खालिस बिज्जी कहाँ रहा था, अब तो वो आईएमए से निकलकर लेफ्टिनेंट विजयंत सिंह बन गया था। ईष्टा बहुत बड़बड़ाई थी। एनडीए में लड़कियां अलाउड नहीं होने पर सरकार की पॉलिसी को खूब कोसा था उसने इलेक्ट्रॉनिक्स में मिलिट्री इंजीनियरिंग करके आर्मी की कॉम्बैट सपोर्ट सर्विसेज ज्वाइन की। परम ने मेडिकल एएफएमसी से किया, सो वो भी खासा फौजी ही बन गया था, परंतु बॉन्ड के 7 बरस पूरे करके वो दिल्ली आकर सेटल हो गया था। दिलचस्प ये था कि बिज्जी के साथ उसके 8 और दोस्त सेलेक्ट हुए थे। उत्साह से लबालब इन सजीले जाबाजों का रूप देखते ही बनता था। कड़ी ट्रेनिंग के शुरुआती दिन, जहां घोर विपरीत परिस्थितियों में भी दुश्मन को ढेर करके सुरक्षित लौट आने के गुर सिखाए जाते हैं, बेहद कठिन गुजरे थे। बिज्जी ये बताता था और बहुत से मज़ेदार किस्से भी सुनाता। रात होते होते नए नए सैनिक बने लड़के थक कर चकनाचूर हो चुके होते। वे अपनी थकान को भी हंसी मजाक में ढाल लेते। वो सजीला सैनिक यौवन भी थकता है भला? अबे यार, कितनी मेहनत करवाई जाएगी यहाँ। जिस भी देश से खतरा होता, इतनी देर में तो उसे पूरा का पूरा तबाह करके लौट भी आते हम सब। पहले मारो फिर सोचो। हमारी तो सोच ये है, और यहाँ हो रहा है पहले सोचो फिर समझो, दुश्मन की ताकत का अंदाज़ा लगाओ। इतने में तो दुश्मन मार के भी भाग जाएगा कसम से। मरी सी आवाज़ में राहुल गुप्ता फुसफुसाया। अबे बनिए, सेना में कोई शॉर्टकट नहीं होता, तू यहाँ आया ही क्यों? बिज्जी उससे बोला। इस क्यों का जो जवाब तेरे पास है वही मेरे भी पास है, राहुल गुप्ता धीरे से बोला। वही अपनी किराने की दुकान में डंडी मारता रहता, खूब पैसे कमाता रहता। बिज्जी ने उसे चिढ़ाया। जब कुछ मारना ही था तो दुश्मन को ही क्यों ना मारता? आखिर बेचारी डंडी ने मेरा क्या बिगाड़ा था जो उसे ही मारता रहता? रही बात कमाने की, तो यहाँ देश की सुरक्षा कमाऊंगा, खाली हाथ तो यहाँ भी नहीं रहूँगा। राहुल सायास आवाज़ थोड़ी बुलंद करके बोला। यार गुप्ते, वैसे काम तो ये क्षत्रियों का ही है, बनियों वनियों का है नहीं, मदन राठौर बोला। कम से कम सेना में तो जातिवाद मत फैला राणा सांगा के रिश्तेदार, राहुल दम लगाकर तेज आवाज में बोला। चिढ़ाने को तो सभी सबको चिढ़ाते किसी ना किसी बहाने, करण पहले ही बोल देता। मुझे कोई मत चिढ़ाना, यहाँ शेड्यूल वेड्यूल कास्ट कहकर मैं यहाँ अपने बलबूते पर आया हूँ, किसी आरक्षण की भीख मांग कर नहीं आया। सबसे ज़्यादा चढ़ाया जाता सिख रेजिमेंट के लड़कों को, खासकर हरजीत को, जिसके जवाब में हरजीत बोलता, चलो तुसी हुणो बोल लो कुछ भी, मैं जंग विच दिखाऊंगा कौन कितना बहादुर है और कौन कितना तगड़ा मुंडा है। हुणे मेरा पिछा छोड़ दो कमीणों।
बिज्जी की बटालियन में कई PIO यानी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन भी थे। विदेशों में रहे या पले बढ़े भारतीय मूल के लड़के भारत में स्थायी रूप से बसकर एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट लेकर NDA में भर्ती होने के योग्य हो जाते हैं। उनमें पाकिस्तान, बर्मा, कीनिया, युगांडा, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, जाम्बिया, मालावी, जेयर, इथियोपिया और वियतनाम के लोग शामिल हो सकते हैं। नेपाली गोरखाओं को तो एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत नहीं होती है। बिज्जी की भी बटालियन में विन नाम का एक भारतीय मूल का भूतपूर्व वियतनामी भी था। वो कैंटीन में इग्नॉस कॉफ़ी, वियतनाम के लोगों द्वारा पी जाने वाली अंडा मिली हुई कॉफ़ी मांगता। उसे स्नैक वाइन की याद आती। उसे साथी कुत्ते बिल्ली का मांस खा जाने वाला कहकर चिढ़ाते। मैं नहीं खाता यार, वे मूल वियतनामी होते हैं, विन धीरे से कहता। इस तरह का हंसी मजाक करके नए सैनिक लड़के थकान पर अपनी जाबाजी के जज्बे को चस्पा किए रहते। बिज्जी और उसका बैच अभी ट्रेनिंग के बाद पोस्टिंग पर आए ही थे कि किसी चरवाहे का याक चढ़ते चढ़ते बहुत दूर निकल गया था पहाड़ पर। चरवाहे ने जब अपनी दूरबीन से अपने याक को खोजने का प्रयास किया तो भारतीय सीमा के भीतर उसे कोई घुसपैठिए हरकत करते हुए दिखाई दिए। उसने तुरंत सीमा पर गश्त कर रहे सिपाही को बताया। सीमा के उस क्षेत्र में सर्दियों में तापमान -40-50 डिग्री तक भी गिर जाता है, जिसके कारण परंपरागत रूप से दोनों तरफ के बंकर चौकियां खाली कर दी जाती हैं। 1999 के उस बरस भी यही परंपरा निभाई गई, पर सिर्फ भारत की तरफ से। पड़ोसी की तरफ के घुसपैठिए भारत के खाली बंकरों में घुस आए थे, ठीक वैसे ही जैसे भेड़िए शेर की मांद खाली देखकर उसमें घुसकर बैठ जाएं और उसे अपनी कहने लग जाएं। मैं युद्ध की घोषणा से चिंतित हो उठी। विक्रांत को फ़ोन करके पूछने लगी, सुनो, क्या इन्हें खदेड़ने के लिए युद्ध के सिवा भी? नहीं शैला, युद्ध क्यों, एक और रास्ता भी है। विक्रांत ने मेरे प्रश्न से पहले उत्तर दिया। मैं भीतर से प्रफुल्लित हो गई। वो कौन सा विक्रांत? यही कि भारतीय प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सहित तीनों सेनाओं के प्रमुख जाकर उसके पांव छूकर रिक्वेस्ट करें, हम पर रहम खाओ माई बाप, आप हमारी जगह खाली कर दो ना। नॉनसेंस कहकर फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया था उन्होंने, और मैं अपने प्रश्न के साथ वहीं खड़ी रह गई थी। बस जिसके घर के 5 में से 3 सदस्य सेना में हों, सशस्त्र युद्ध की खबर सुनकर उन पर क्या बीतती है, ये हम फौजियों के घर वाले ही जान सकते हैं। युद्ध की सूचना मात्र सैनिकों के घरों में अनदेखा खौफ पसार देती है। पड़ोसी से 1999 का युद्ध तो युद्ध की औपचारिक घोषणा मात्र थी, पर सच तो ये है कि सीमा पर पिछले 7 दशकों से युद्ध कभी थमा ही नहीं। बिना युद्ध के ही दोनों ही तरफ अनगिनत सैनिक सीमा पर शहीद होते रहे हैं, पर इतिहास जानता है कि पड़ोसी की जीत तो क्या, उसके आसार तक भी कभी नहीं बने। जी और उसके साथियों को तुरंत सीमा पर भेज दिया गया था। विक्रांत भी फील्ड पर थे और ईष्टा ने अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स मशीनी कमान संभाल ली थी। बिज्जी के लिए मेरा दिल बैठा जा रहा था। यूँ मुझे तो भारत के हर युवा सैनिक में बिज्जी का चेहरा ही उभरता हुआ दिखाई दे रहा था। इस तरह मेरे लिए एक नहीं हजारों बिज्जी थे। आखिर क्यों मुझ में इतनी संवेदना भरकर भेजा था प्रकृति ने धरती पर, जहाँ मनुष्य मनुष्य में इतने भयानक युद्ध होते हैं। परम ने कहा था कि मैं उसके साथ चलूँ उसके फ्लैट में। SF के तहत हालांकि मुझे छोटा सा घर दे दिया गया था, फिर भी मैं उसके साथ नहीं गई थी। कर्नल विक्रांत के तमाम अधीनस्थों के परिवारों का जिम्मा जैसे मेरा ही था। मैंने कभी भी खुद को ऑफिसर्स के परिवारों तक सीमित बिल्कुल नहीं रखा था। सेना के छोटे बड़े सभी लोगों से मेरी समान आत्मीयता थी और उनके प्रति मैं अपने कर्तव्य से नहीं भाग सकती थी। मैं कॉलेज के दिनों से ही NCC के साथ साथ NSS के माध्यम से गांव-गांव घर-घर जाकर जो सोशल वर्क करती रही थी, यहाँ आकर भी उसे मैंने जीवित जरूर कर रखा था। फ्रंट पर लड़ रहे युवा सैनिकों के परिवारों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी मेरे ऊपर, जिसे मैंने स्वेच्छा से लिया था, खासकर राधिका और रश्मि की। राधिका एक घरेलू लड़की थी। सूबेदार सोरन सिंह से उसकी शादी को लगभग 7.5 बरस हो गए थे, पर वो एक बार भी कंसीव नहीं कर सकी थी। मैंने ही उन दंपत्ति को प्रेरित किया था आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराने के लिए, और वे सफल भी हुए थे। राधिका को अभी 3रा माह ही चढ़ा था कि जियाले जवान सूबेदार सोरन सिंह को दुश्मन के दांत खट्टे करने सीमा पर भेज दिया गया। ठीक ही कहते हैं कि मौत से भी भयावह उसका भय होता है। खौफजदा राधिका
हर वक्त टीवी के सामने बैठी समाचारों पर नजरें गड़ाए रहती। पति के जीवन और मृत्यु की जंग लड़ने की कल्पना से उसका तनाव हद से अधिक बढ़ गया था। इतने महीनों की मेहनत, खर्चा और 7.5 बरस की लंबी प्रतीक्षा के बाद आने वाले सुखद क्षण को छनाक से टूटकर बिखर जाने में 7.5 दिन भी तो नहीं लगे थे। उधर सोरन सिंह के शहीद होने की खबर आई थी, इधर राधिका को तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाना पड़ा था, जहां उसका गर्भस्थ भ्रूण, जिसके सहारे वो पति की अनुपस्थिति में कुछ तो जी पाती, जाया हो गया था। राधिका ही नहीं, रश्मि ने भी यही झेला था। राधिका और रश्मि ही क्यों, हमारे लगभग 7 जवानों की पत्नियां खुद को अति के तनाव से बचा नहीं पाई थीं और उनके गर्भस्थ शिशु जाया हो गए थे। युद्ध के ये वे परिणाम थे जो कभी किसी समाचार पत्र में नहीं छपे। ये तो छपे थे हमेशा के लिए सैनिकों के परिवारों के दिलो दिमाग पर। एलेना की भी तो मैं अपराधिनी ही हो गई थी जैसे। वो MBA करके अच्छी नौकरी करने वाली आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी लड़की थी। फौज के ग्लैमर ने उसे इतना प्रभावित किया कि वो कैप्टन अनिकेत के लिए अपने घर वालों से भी लड़ गई थी। उनकी मर्जी के खिलाफ अनिकेत से प्रेम विवाह किया था उसने, पर अनिकेत की पोस्टिंग 2-2.5 बरस UNO की पीस कीपिंग फोर्स में भारत से बाहर रही। भारत लौटकर भी वो एलेना के साथ बहुत अधिक नहीं रह पाया था। इस तरह लगातार दूर रहने से एलेना का फ्रस्ट्रेशन हद पार कर गया था। जिसके लिए घर वालों से लड़ी, अब उसी से लड़ाई थी। वो अनिकेत से डाइवोर्स ले लेना चाहती थी। उस फौजी की व्यथा कौन जान सकता है जो हर पल एडवर्सिटीज से साक्षात्कार कर रहा हो और जिसकी विवशता उसकी प्रेमिका रह चुकी पत्नी ही ना समझ पाई हो। मैंने अनिकेत की व्यथा खुद महसूस की थी। उसने मुझे ही तो फ़ोन किया था जब एलेना ने डाइवोर्स प्लान किया। मैंने आवर रूम में बैठाकर एलेना की रोज़ घंटों घंटों काउंसलिंग की थी। बहुत प्यार से समझाया था उसे, एलेना वो हार जाएगा बच्ची, दुश्मन से लड़ने की ताकत कहाँ बचेगी बेचारे में जब घर में ही लड़ता रहेगा। उस निरीह पर रहम करो एलेना, भूलो मत तुमने उसे किस कदर प्रेम किया है, और किया तो उसने भी तुम्हें ही है ना। आखिर 2.5-3 बरस खाली लंबी कोर्टशिप चली है तुम्हारी। जब ब्याह किया था तब भी पता तो होगा ही उसकी जिम्मेवारी का। वो फौजी है एलेना, उसका काम ही वो है। अपनी ही मर्जी को तरजीह देने वाली वो लड़की एलेना लगातार कई दिनों बिना कुछ कहे रोती रही थी और न जाने कैसे अंत में मेरी बात मान गई थी। सीमा पर जो कोई पहला अफसर शहीद हुआ था वो कैप्टन अनिकेत था। मैं तो एलेना से नज़र ही नहीं मिला सकी थी। कोई शब्द नहीं थे मेरे पास उसे सांत्वना देने के लिए। मैं यही सोच रही थी कि इससे तो बेहतर होता कि एलेना अनिकेत से नाराज होकर उससे अलग ही हो गई होती। अलग होकर अंतस तक को भेंट डालने वाली उसकी ये वेदना थोड़ी तो धुंधला गई होती। कहीं घर के तनाव से अनिकेत का ध्यान भटक तो नहीं गया था युद्ध क्षेत्र में। ये विचार मेरे मन में हमेशा समाया रहा। एलेना की तरह दूर से सैनिकों के जीवन से प्रभावित होकर उनसे ब्याह करने वाली लड़कियों को एलेना की कहानी से सीख लेनी चाहिए कि युद्ध सिर्फ सेना के जवान ही नहीं लड़ते, एक युद्ध उनकी स्त्रियां भी लड़ती हैं कई मोर्चों पर। आसान होता है क्या अपनी खुद की शारीरिक, मानसिक और कुछ दूसरी ज़रूरतों को भुलाए रखना? आसान होता है क्या पिता की अनुपस्थिति में बड़े होते बच्चों को संभालना, सही रास्ते पर चलाए रखना, उनकी पढ़ाई लिखाई कराना? इस आधुनिक होते समाज में भटकाव के अनगिनत साधन होने के बावजूद उन्हें भटकाव से बचाए रखना? आसान होता है क्या शेष समाज से अलग तरह का जीवन जीना? सिर्फ उन्हीं लड़कियों को किसी सैनिक से ब्याह करना चाहिए जो खुद अपने परिवार और सैनिक के भी परिवार की देखभाल अकेले अपने दम पर करने के साथ साथ जीवन को अकेले जीने का मादा रखती हों। छुट्टी पर आए सैनिकों के सामने दुख शिकायतों का पिटारा नहीं खोलती या सब सुखों से दूर फील्ड में पड़े हद की कठिनाइयां झेलते उसे रोज अपनी कठिनाइयों की पोटली नहीं थमाती। अगर फौजी पति सीमाओं पर विदेशी दुश्मनों से लोहा ले रहा होता है तो पत्नी का भी समाज के भीतर सक्रिय तमाम अदृश्य और देशी दुश्मनों से वास्ता पड़ता जरूर है। युद्ध के दौरान सैनिकों की कठिनाई सिर्फ उन तक ही सीमित न रहकर सारे परिवार को अपनी सलेटी छांव तले ढांप लेती है। किसी भी समय पर जब कोई फ़ोन आता है तो उसे उठाने का साहस नहीं होता। एक एक पाँव मन भर का हो जाता है। देह
जैसे उत्तरी ध्रुव की हिमशिला हो जाती है। दिन गोधूली के सूरज की तरह डूबने लगता है और दिमाग में एक बड़ा सा ब्लैक होल बन जाता है जो हर ऊर्जा को जबरन खुद में खींच लेता है। शेष बचता है घटाघोप अंधकार बस। उस वक्त सकारात्मक सोच रखकर हिम्मत रखने के सारे भाषण मिथ्या और बेमाने हो जाते हैं। युद्ध आरंभ होने के बाद कर्नल विक्रांत से तो मेरी बात फिर भी हो जा रही थी, पर बिज्जी से बहुत कम ही बात हो पाई थी और मेरा दिल उसके लिए तड़पता रहता। याद तो उसे भी मेरी जरूरी आ रही होगी, पर वो तो दुश्मन को मुंह की खिलाने में जुटा था। वो युद्ध भारत की खुफिया एजेंसियों की नाकामी के परिणाम के सिवा कुछ नहीं था। शुरू में जिसे मात्र घुसपैठ समझा गया था, वो शत्रु से बाकायदा चौथा युद्ध निकला था। भारत में एक चरवाहा देख सकता था अपनी सीमाओं में हो रहे पड़ोसी घुसपैठ, पर खुफिया एजेंसियां बेहोश थीं। मेरी मेड दिन में एक बार तो ये बात जरूरी कह दी कि मेम साहब, गरीबन के बच्चा जात है ना लड़ाई करन फ्रंट पे, जालिए नेता लोग सुरक्षा पे ध्यान ना दें। उनके अपने बच्चा हो ना सेना में तो सारे इंतजाम पल में पुख्ता हो जाएं। मैं उसे समझाती कि ऐसा मत कह रामरती, गरीबों के ही क्यों, बच्चे तो हमारे भी हैं फ्रंट पर, और हम जो भी हों पर गरीब तो नहीं हैं। अकेले बिज्जी की सलामती मांगकर उसके खुद के जज्बे का अपमान नहीं कर सकती थी, पर आखिर तो मैं एक माँ ही थी ना। औरों की सलामती चाहने का जिम्मा उनकी माँओं पर भी तो जरूरी ही था। मैं अपने शब्द मन ही मन दोहरा रही थी। युद्ध किन्हीं भी परिस्थितियों में जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। आखिर क्या गलत लिखवाया था मैंने बिज्जी को? प्रकृति ने आदमी के भीतर ये झगड़ालू प्रवृत्ति डाली ही है, षड्यंत्र किया है आदमी से ताकि वो आपस में लड़ता रहे और किसी न किसी बहाने वो खुद सुपर बनी रहे। प्रकृति ने आदमी को दिमाग तो दिया, पर अपना ये षड्यंत्र समझ सकने की क्षमता नहीं दी उसे। इस युद्ध के समय तो मेरा ये विचार और भी दृढ़ हुआ था। तब जब नए नए जवान, सैनिक और अफसर भेंट चढ़ गए उस बिना बात लाते गए युद्ध की। यूं तो कौन सा युद्ध ऐसा हुआ है जिसमें जान माल की हानि ग्लानि ना उठानी पड़ी हो। इसी हानि ग्लानि ने पांडवों को जीत कर भी हस्तिनापुर का राज नहीं करने दिया था। यहाँ कारगिल में तो दुश्मनों से लड़ते हुए पांडवों ने अनेक पांडवों को ही खो दिया था। 500 से भी अधिक साथियों को खो देने के बाद युद्ध जीत कर भी किस सैनिक के सीने में पत्थर रखा था जो उस जीत का जश्न मना सकता? हर आंख में नमी थी और हर दिल में अपने जाबाज साथियों को खो देने का दर्द था। दुनिया भर में दूसरे नंबर की विशाल भारतीय थल सेना, जिसे आज़ादी से पूर्व भी तमाम युद्ध सम्मान प्राप्त थे, को छोड़कर आखिर तो पड़ोसी को हारना ही था। भारतीय सेना को अंडर एस्टिमेट करने का दुस्साहस किया ही क्यों था आखिर उसने? मुट्ठी भर विश्वासघाती जो युद्ध के नियमों तक को नहीं मानते, अपने ऑपरेशन कोह पेमा या OKP की सफलता का स्वप्न देख भी किस बिना पर रहे थे? वे क्रूर लोग जो अपने ही सैनिकों के शव नहीं ले रहे थे, जिनके मृत सैनिकों को भी हमारे सैनिकों ने ही दफनाया था बाइज्जत, वे जाहिल आदर्श भारतीय सेना से जीतने का सपना भी देखने का दुस्साहस कैसे कर पाए? बस इसलिए कि उनका एक सिरफिरा जनरल जो 1998 में भारत द्वारा किए गए पोखरण परमाणु टेस्ट से जलकर राख हो गया था। उससे पहले सन 71 में भारत के हाथों अपने देश की करारी हार पर धार धार रोया था और उसका बदला लेना चाहता था। अपने सैनिकों के परिवारों के जख्मों का तो कोई हिसाब था ही नहीं। कितने ही सजीले जवान शत्रु देश की मूर्खता भरी महत्वाकांक्षाओं के भेंट चढ़ गए थे। उस भारतीय सैनिक वीर अफसर के माता पिता जीवन भर अपने घाव पर कौन सी दवा रखकर आराम कर पाए होंगे, जिनके बेटे ने शत्रु की चौकी फतह करने जाने से ठीक पहले उन्हें खत लिखा था कि माँ पापा, जब तक आपको एक खत मिलेगा मैं स्वर्ग की अप्सराओं की सेवा ले रहा हूँगा, आप अपना ख्याल रखना। कैसी धड़कन महसूस करते होंगे माता पिता उस कागज़ के पुर्जे में, अंदाज़ा लगाया जा सकता है कोई? और वो जिसने अपने बटालियन से दुश्मन का ध्यान हटाने के लिए खुद जानबूझकर शत्रु की चौकी के सामने जाकर फायर खोला था और अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया था। और उसका क्या, जिसने कैप्टन बनकर अपना पहला वेतन भी तो नहीं लिया था और उसे पड़ोसी राक्षसों की तथाकथित सेना अपहरण करके ले गई थी और उसकी आंखें निकाल ली थी, सिर धड़ से अलग कर दिया था। क्या उसके माता पिता ने हर बार आंख मूंदते ही महसूस नहीं किया होगा किन्हीं अनजान लोगों द्वारा अपनी आंखें निकाल लिया जाना? क्या महसूस नहीं किया होगा अकेले में अनगिनत बार अपने सिर का धड़ से अलग होकर धड़ाम से पक्के फर्श पर गिर जाना?
और क्या उसे भुलाया जा सकता है, जो जानता था कि उसका विमान दुश्मन सेना को चकमा तो दे सकेगा पर वापस लौटने में सक्षम नहीं है। फिर भी सीना तान कर गया, कभी ना लौट कर आने के लिए, ताकि दुश्मन को हमारे विमानों की संख्या कम न लगे। और उसका क्या, जो सेना में गया ही परमवीर चक्र लेने था। मिला भी, पर उसे लेने के लिए खुद उपस्थित नहीं था। वो जिसके शरीर के टुकड़े भी नहीं मिले। बहादुर सिख हरजीत, जिसने अपने कहे अनुसार भरसक बहादुरी की थी, पर अंत तो उसका भी शहादत की चूनर ओढ़कर ही आया। महेंद्र, जो दुश्मन की पूरी चौकी उड़ाकर भी बच ही गया था और युद्ध समाप्त होने के बाद दिल दहला देने वाले मौत के सन्नाटे में चारों तरफ बिखरे हुए शवों में से एक शव को अपने सीने से लगा रहा था, जो उसके छोटे भाई का था, जिस पर शत्रु द्वारा बांधा गया हैंड ग्रेनेड फट गया था और उसका परिवार क्षण में दोनों बेटों से वंचित हो गया था। जब उन दोनों के शव उनके गांव पहुंचे थे तो गांव में किसी बच्चे तक ने कोई एक निवाला मुंह में नहीं डाला था। पूरा गांव प्रेस वालों और दूसरे लोगों से भरा था। जीवन का सारा सत खींच लेने वाली उस अनहोनी पर भी प्रेस वाले उनके माता पिता, पत्नियों और बच्चों से इंटरव्यू करने का दुस्साहस कर पा रहे थे। कैसे निर्मम प्रश्न पूछ रहे थे। आपको अपने बेटों की शहादत पर गर्व है? दिमाग को सुन्न कर देने वाली पीड़ा, दिमाग को क्या जीवन को ही सुन्न कर देने वाली मर्मांतक पीड़ा में कोई कैसे बोले, क्या बोले? दो दो बेटे खोए थे उन्होंने, क्या बोलते पिता इसके सिवाय कि हाँ, मुझे अपने बेटों की शहादत पर गर्व है। जब महेंद्र की 8 वर्षीय बच्ची से किसी एक बेरहम पत्रकार लड़की ने यही प्रश्न पूछा था, तब उसने बुरी तरह रोते रोते एक सच कहा था, बाल मन का मासूम सच, जहाँ वो नन्ही बच्ची अपनी समझ से पिता की मृत्यु के साथ गर्व को नहीं, सिर्फ दुख को ही जोड़ सकी थी। मुझे तो अपने पापा के मर जाने का दुख है बस। और इतना कहकर वो एक हृदय विदारक चीख के साथ अपने पिता के कॉफिन से लिपट गई थी। माँ और पत्नियां तो किसी प्रश्न का उत्तर दे ही नहीं सकी थीं, और वो जो सगाई छोड़कर चला आया था और गोलियां लग जाने पर बार बार यही कह रहा था कि मैं अभी मरना नहीं चाहता, अभी बहुत काम करने हैं। माँ को बोलकर आया था वापस आकर छठ ठीक कराऊंगा और तभी सगाई करूंगा। कहते कहते ही सांस और सगाई सब टूट गया था। वियतनाम से आया विन शुरुआती खोज दस्ते के साथ ही गायब हो गया था, फिर मिला ही नहीं। कितने ही और भी थे, सैकड़ों, जिनकी गाथाएं कभी गाई नहीं गईं, कभी गाई भी नहीं जाएंगी। मैं अपनी स्त्रीवादी बहनों से क्षमा चाहते हुए कहना चाहती हूँ कि यहाँ खड़े होकर देखने पर सारे के सारे स्त्री विमर्श और स्त्री पुरुष के बराबरी की जंग क्षण भर में धराशायी हो जाती जान पड़ती है। यूँ आने वाले कल वहाँ भी स्त्रियाँ खड़ी होंगी तो जरूर। किस किस को याद करूं, किस किस को छोड़ दूं। जिसको भी याद करती हूँ उसके चेहरे पर उभरता मुझे एक ही चेहरा दिखाई देता है, कैप्टन विजयंत सिंह का चेहरा, मेरे लाडले विज्जी का चेहरा, जिसे अपनी हर जीत कम पड़ जाती थी और जिसका दिल किसी भी जीत से भरता ही न था। हर जीत के बाद बस एक ही ऐलान करता था, अभी तो दिल भरा नहीं, और एक के बाद एक चोटी फतेह करता गया था। उसे तो दुश्मन सेनाएं भी उसके नाम से जान गई थीं और उसी को टारगेट करके प्लान बनाए थे। 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई पर सुरक्षित खड़ा था दुश्मन। न उसकी संख्या का पता था, न ताकत का, और न उसकी किसी अन्य स्थिति का ही पता था। नीचे तलहटियों में चींटियों से बेखबर भटकते हमारे फौजी बच्चे, जिनके पास इतनी ठंड के लिए कपड़े जूते भी नहीं थे, जैसे आंखों पर पट्टी बांधकर घने जंगलों में आदमखोर जानवरों के आगे ठेल दिए गए थे। इतनी अदूरदर्शिता से तो कोई युद्ध न लड़ा गया होगा कभी। ये रोष तो रहेगा मुझे हमेशा। लगातार 45 दिनों तक वे बहादुर बच्चे अपनी इस अनभिज्ञ स्थिति पर या तो शहीद होते रहे थे या फ्रस्ट्रेट। बहुत देर तक तो उन्हें यही पता था कि उनकी लड़ाई शलवार कमीजधारी मुजाहिदीनों से है, जबकि वे थे तो सशस्त्र शस्त्र सेना के सैनिक। ऐसे दुश्मन से लड़ना और जीतना कितना मुश्किल पड़ा होगा हमारे जवानों को, तलहटियों में खड़े होकर, जहां उनके ऊपर चढ़ने पर दुश्मन तब तक चुप रहता जब तक वे छुप छुपा कर उसके काफ़ी पास तक न पहुंच जाते और पास आते उन्हें गोलियों से भून देता। वहां बैठा एक एक दुश्मन हमारे कई कई जवानों पर भारी था। तभी तो एक के सामने कम से कम 10 जवानों का रेशियो रखा गया था। अराची, कराची, इमला, शिमला सब समझौते बेमाने थे ऐसे विश्वासघाती पड़ोसी के साथ। दुश्मन घुस तो गया ही था हमारे बंकरों में। अगर हमारी तैयारी में कुछ दिन और लग जाते तो क्या बिगड़ता भला।
मेरा दिमाग तर्क करता। जैसे सन 71 में सैम मानेकशॉ ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तक की बात नहीं मानी थी तत्काल आक्रमण करने की। 6-7 महीने तैयारी में लगाए थे। परिणाम, युद्ध मात्र 13 दिनों में खत्म करके शत्रु सेना को समर्पण करने पर विवश कर दिया था। इस बार भी हम तैयारी कर सकते थे। एक बार फिर सैम बहादुर को याद कर सकते थे। पीछे से जाकर वार कर सकते थे, पर इजाज़त नहीं मिली। हम ज़्यादा ऑफेंसिव हो सकते थे, पर नहीं हुए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुश्मन को मासूम नहीं बनाना था और हमें तो हर हाल में आदर्शों पर टिके रहना था। मैं तो यही कहती थी कि विश्वासघाती के साथ कैसा आदर्श। और वैसे भी प्रेम और युद्ध में तो सब जायज़ होता है। अगर युद्ध लड़ा ही गया था तो उसे जीतना चाहिए था, जल्दी से जल्दी, ताकि कैजुअलिटीज़ कम से कम होती। पर नहीं, पूरे 45 दिन तो शत्रु की स्थिति समझने में ही लग गए। मुझे बिज्जी की एक एक बात याद आती है। बिज्जी की आर्मी ज्वाइन करने के बाद मैं अक्सर उससे बात कहती कि बिज्जी, मेरे दिमाग में हमेशा से एक बात आती है कि जब हम इतने हाईटेक वेपन बना सकते हैं तो क्या हम अपने सैनिकों की जैकेट्स पूरी तरह बुलेट प्रूफ नहीं बना सकते? यही ना मॉम। वो हर बार मेरी बात काट कर मेरी ही टोन में मेरी शेष बात खुद बोलता। हम बुलेट्स एडवांस करते जा रहे हैं डियर मॉम, उसका इम्पैक्ट बढ़ाते जा रहे हैं। वो दोनों हथेलियों में मेरा चेहरा रख कर बोलता। हाँ, तो फिर हम जैकेट क्यों एडवांस नहीं करते जा रहे बेटे? क्या रक्षक की अपेक्षा मारक ही बलिष्ठ बनता जा रहा है? ओ माय डियर मॉम, फिजिक की अपनी एक लिमिट होती है और हर सोल्जर की वेट उठाने की भी। अब हम 2 कुंटल की जैकेट तो बना नहीं सकते ना मॉम। वैसे अभी सुधार तो किया जा रहा है जैकेट्स में भी, पर वे कभी फुल प्रूफ हो पाएंगी कहना मुश्किल है, क्योंकि जैकेट का काम होता है बुलेट के इम्पैक्ट को डिस्पर्स करना। चूंकि बुलेट का इम्पैक्ट हमने बढ़ा दिया, पर हम जैकेट और हैवी नहीं कर सकते, क्योंकि सोल्जर जैकेट के सिवा भी बहुत कुछ उठाए घूमता है डियर मॉम। जो जैकेट अभी है ना, वो इतना ही डिस्पर्स कर सकती है। सॉरी माय डियर मॉम, कहकर वो मुझे प्यार से गले लगा लेता। मैं सोच में बैठी ही रह जाती। बट यू डोंट वरी मॉम, मुझे कुछ नहीं होगा। तुम मेरे लिए डरा मत करो बस। डरने जैसी कोई बात नहीं है। दुश्मन की तो किसी भी गोली पर तुम्हारे बिज्जी का नाम लिखा ही नहीं है मॉम। डरती कैसे नहीं, डर की तो बात थी पूरी पूरी। अंतिम चोटी को भी जीत ही तो चुका था, पर किसी छुपे हुए दुश्मन ने ठीक सीने पर गोली दाग दी। जीत के पुरोधा फील्ड पर ही प्रमोशन लेकर लेफ्टिनेंट से कैप्टन बने विजय सिंह को तिरंगा लहराते हुए वापस आना था, पर वो आया उसमें लिपटा हुआ। आखिर मैंने उसे खो ही दिया, वो भी उसकी 24 बरस की जरा सी उम्र में। परमवीर चक्र मिला है, जब वही नहीं है तो न जाने क्या करूं उसके परमवीर होने की इस सनद का। उसके सामने सारा जीवन पड़ा था जीने के लिए, और हमारे बुढ़ापे को भी आश्वस्त की दरकार थी। वेरोनिका बेताबी से उसकी पत्नी कहलाने की प्रतीक्षा कर रही थी। बिज्जी जैसे प्यारे बेटे को खो देने का दुख मेरी अंतिम सांस तक मेरे पोर पोर से निरंतर रिसेगा। खुद सघन पीड़ा से गुजरते विक्रांत ने धीरे से मेरा सिर अपने बलिष्ठ पर चहेते बेटे के गम से लदे बोझिल और उदास कंधे पर झुका लिया है। यह गृहस्थ रिश्ते का घनिष्ठतम रूप है। प्राणलेवा, घनघोर पीड़ा, निराशा और अवसाद के समय यह सानिध्य हर मत व भिन्न को धूमिल कर एक सच्चे प्रेम का सूत्र सा है। उन्होंने मुझे अपनी दाहिनी बाह के माध्यम से दर्द से सराबोर पर प्रेमिल अपनत्व भरे विश्वसनीय सुरक्षा घेरे में ले रखा है। वे मेरी युद्ध विरोधी बातों पर जरा भी गुस्सा नहीं कर रहे, बहुत धैर्य रखकर अपने स्वभाव के विरुद्ध मुझे सांत्वना दे रहे हैं। शैला, पहली बात, हम युद्ध कभी नहीं करना चाहते। अच्छा तुम बताओ, क्या भारतीय सेना ने कभी युद्ध की पहल की? पर डिफेंस तो करेंगे ही। तुम्हारे घर में कोई गलत आदमी घुसकर बैठ जाए तो क्या तुम उसे भगाओगी नहीं? रहने दोगी अपने ही घर में? इसे भगाने और रह जाने के क्रम में घायल वो भी हो सकता है और तुम भी हो सकती हो। प्रोबेबिलिटी तो होती है ही ना, 50-50%। और अगर नहीं भगाओगी तो वो तुम्हें ख़त्म कर देगा। फिर बोलो, कौन सी ज़मीन तुम्हारी होगी? भले ही देश के लिए युद्ध कितना भी जरूरी क्यों ना हो, पर मैं तो यही कहना चाहती हूँ विक्रांत, कि किसी भी युद्ध की भेंट आखिर मेरा ही बच्चा क्यों चढ़े। मुझे नहीं कहलाना है खुद को संसार की सबसे मजबूत औरत। फिर ऐसे तो हर माँ ये कहेगी मेरा ही बच्चा क्यों, तो फिर कौन जाएगा सीमाओं पर? इससे पहले भी ना जाने कितनी माँओं के बच्चे, कितनी ही बिज्जी शहीद हुए हैं शैला।
बस फर्क इतना सा है कि इस बार वो तुम्हारा बिज्जी था। बिज्जी विक्रांत का भी हमेशा से चहेता बच्चा था। मैं जानती हूँ इसके बिना वे भी भीतर से बुरी तरह टूटे हुए हैं, पर अपने और बिज्जी के शौर्य का मजबूत बख्तर पहने खड़े मुझसे कह रहे हैं। बिज्जी की शहादत बेकार नहीं गई। उसने आक्रांता को देश से निकाल फेंका है शैला। इस तरह बिहेव करके तुम उसकी शहादत का अपमान मत करो। अब आंसू नहीं हैं। पत्थर हुए दिल में बिज्जी की याद और मेरी वही बात है कि आदमी आज भी उतना ही असभ्य और बर्बर है जितना शताब्दियों पहले अपनी आदिम अवस्था में था। समझता नहीं है प्रकृति का यह सोचा समझा षड्यंत्र कि वो हमें आपस में लड़वा कर खुद सुपर बनी रहती है। यहाँ मेरा प्रश्न भी रह रह कर मुँह चमकाता है कि जिसे हम इस पार मार गिराते हैं उस पार तो वो भी शहीद ही होता है। वो भी मेरे बिज्जी से कम लाडला तो नहीं होगा अपने माता पिता का। उसके माता पिता को भी हमसे कम दुख तो नहीं होता होगा अपने बच्चे की शहादत का। जब इस कदर दुख है इस पार, उतना ही उस पार भी है, तो युद्ध जायज कैसे हुआ भला। अभी आप सुन रहे थे एक शानदार और बेहद उम्दा कहानी प्रश्न तो वहीं खड़ा है, जिसे लिखा था निर्देश निधि जी ने। आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी। इस अद्भुत कहानी को लाइक ज़रूर करिएगा, साहित्य प्रेमी मित्रों को शेयर भी करिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका दिन शुभ हो।